YouTube चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक लेने जा रहे हैं उससे आपके यूपी पीसीएल में और विद्युत उत्पादन निगम में इन सब में बहुत जगहों पर हमेशा इस टॉपिक से 2-4 क्वेश्चन अवश्य मिलते हैं। तो इसको वीडियो को आप लोग भगा के, अनुरोध यही है कि वीडियो भगा के मत पढ़िए। अगर वास्तव में तैयारी करनी है, अच्छी तैयारी करनी है, तो मेरी एक एक बातों को सुनिए, तब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का या बहुविकल्पी जो आपके प्रश्न आते हैं कंपटीशन में, तब आप उसका जो है विकल्प सही ढूंढ पाएंगे कि इसका कौन सा आंसर सही। तो चलिए हम लोग टॉपिक अपनी देखते हैं। आज की टॉपिक है हम लोगों की कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे बिना चुंबक के उत्पन्न किया जा सकता है। एक तो चुंबक से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र बना लेते हैं, जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है उसे हम उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र अथवा मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। इसके अलावा भी बिना चुंबक के भी हम लोग चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सकते हैं। इस बात को साबित किया वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने 1820 ईस्वी। 1820 ईस्वी में उन्होंने कहा कि यदि कोई आवेश गतिशील है, आवेश यदि वायु में गतिशील है, तो उसके चारों तरफ वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेगा। तो सबसे पहले ये भी पूछता है किस वैज्ञानिक ने, यानी गतिमान आवेश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है ना। टॉपिक हम लोगों की ये रहेगी, टॉपिक क्या रहेगी? गतिमान आवेश, गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले ओर्स्टेड वैज्ञानिक ने बताया कि यदि आवेश स्थिर है, यानी स्थिर आवेश, ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि स्थिर आवेश है। ये आवेश Q, मान लीजिए ये आवेश को हम लोग Q से डिनोट करते हैं और ये स्थिर है आवेश हमारा। तो इसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ वैद्युत क्षेत्र बनता है। इसके चारों तरफ कौन सा क्षेत्र बनता है? वैद्युत क्षेत्र। बहुत पूछता है, वैद्युत क्षेत्र बनता है या विद्युत क्षेत्र बनता है। और दूसरी स्थिति देखिए, आवेश वायु में गतिशील हो, आवेश वायु में गति करे या गतिशील हो, वायु में गतिशील हो, तो ये आवेश अगर बेटा Q जो है आपका वायु में गतिशील है, वायु में मूव कर रहा है, चल रहा है, तो क्या होगा? इस आवेश के चारों तरफ अब जो है वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी बनने लगे। वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनने लगे। ये बहुत पूछता है, हर कंपटीशन में पूछता है। वैद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र दोनों बनेगा। और जब अगला है आवेश, आवेश जो है चालक तार में प्रवाहित हो, चालक या कंडक्टर या तार में गतिशील हो।
ये तार है, ये आपका कंडक्टर है और इसमें आपका आवेश Q जो है गतिशील है, ये आवेश Q जा रहा है। तो आवेश प्रवाह की दर को धारा भी कहते हैं। तो चाहे आवेश जा रही है अथवा धारा I बह रही है, दोनों में से कोई भी, तो इस तार के चारों तरफ, कंडक्टर के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। केवल इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। इसके चारों तरफ क्या बनेगा? चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। केवल इसके चारों तरफ, बाहर जो है मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तार के अंदर वैद्युत क्षेत्र स्थापित होगा। बिना वैद्युत क्षेत्र के स्थापित हुए बिना धारा का प्रवाह या आवेश का प्रवाह नहीं होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र E सदिश राशि है और E बराबर F/Q भी होता है और बराबर V/D भी होता है। यहाँ से मात्रक लेंगे तो न्यूटन प्रति कूलाम है, न्यूटन प्रति कूलाम भी इसका मात्रक है, और यहाँ से लेंगे तो वोल्ट प्रति मीटर भी, वोल्ट प्रति मीटर भी है। और ये किसका मात्रक है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत क्षेत्र। और वैद्युत क्षेत्र कैसी राशि है? सदिश राशि। ये भी पूछता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E जो है सदिश राशि है, उसका फार्मूला ये है बाबू, और ये सदिश राशि है। और ऐसे ही जो है धारा घनत्व भी सदिश राशि, धारा घनत्व, ये दो राशियां जो है सदिश है। वैद्युत क्षेत्र भी सदिश है और धारा घनत्व J भी, J बराबर I/A होता है, ये भी सदिश राशि। बकिया सब जो है आपका, चाहे AC धारा हो, चाहे DC धारा हो, चाहे वोल्टेज हो, कुछ भी हो, विभव है, सब अदिश राशियाँ। तो ये जो है वैद्युत क्षेत्र E बराबर F/Q, यहीं से आप देखेंगे F बराबर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे F बराबर पक्षांतर करेंगे तो E गुणे Q हो जाएगा। इतने न्यूटन का बल इस पर लगने लगेगा। आवेश Q पर बल F का मान न्यूटन में आएगा। इस तरह से बिना वैद्युत क्षेत्र स्थापित हुए बिना Q पर बल नहीं लगेगा। जितने वैद्युत क्षेत्र E तगड़ा होगा उतने उस पर लगने वाले बल का मान अधिक होगा। ठीक है ना भैया? बल ही पुश करता है हमको, बल ही जो है एक तरह से आगे की ओर ढकेलता है, तो हम आगे चलते हैं। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र तार के अंदर बनेगा, लेकिन तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। इसीलिए हमसे आपसे कहा जाता है कि अगर हमारे आपके छत के करीब से यदि सप्लाई गई है, कंडक्टर गया है, बिजली का तार गया है, तो हमको आपको मना किया जाता है भाई कि उसके रेंज में मत जाइए, नहीं तो वो खींच लेगा। क्यों? क्योंकि ऐसे ही उस तार में धारा प्रवाहित हो रही है और तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है, और चुंबक जो है फेरोमैग्नेटिक पदार्थ, लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर बहुत तेजी से आकर्षित करता है। तो हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है बेटा, उसमें आयरन है, लोहा है। उस लोहे की वजह से वो हमारे ब्लड को इस तार का मैग्नेटिक फील्ड अपनी ओर खींचता है, और हमारा जो है जड़त्व अधिक है, वेट अधिक है, इसलिए खींच नहीं पाता है। लेकिन कब खींच लिया, कब हमारा हाथ चिपक गया, कब गर्दन चिपक गई या सिर चिपक गया, और हमें पता नहीं चलता और दुर्घटना हो जाती है। तो इससे अब आपको आभास हो गया होगा कि यही मैग्नेटिक फील्ड बनती है तार के चारों तरफ आवेश के चलने से अथवा धारा के बहने से। इसीलिए जो है दुर्घटना हो जाती है। इसीलिए मना किया जाता है कि आपके घर से जो है यदि सप्लाई जा रही है तो दीवार से कम 8 से 10 फीट की दूरी पर से तार जाना चाहिए, बहुत नज़दीक से नहीं जाना चाहिए। अगर उससे कम दूरी पर जा रहा था तो आप उसके लिए जो है अवरोध उत्पन्न कर सकते हैं, आप जो दरख्वास्त दे सकते हैं
जेई और एई के खिलाफ ये जो लाइन ले जा रहे हैं, हमारे घर के करीब से ले जा रहे हैं, उसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को प्रभावित करेगा। इसकी दूरी कम से कम जो है इतने फीट रखी है। तो सारे नियम कायदा कानून बने हुए हैं। खैर चलिए, तो इस तरह से आपसे अगर ये पूछा जाए कि क्या बिना चुंबक के भी चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। ये भी प्रश्न पूछता है कि क्या बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र पैदा किया जा सकता है, तो आप कहेंगे बिल्कुल। आवेश को जो है बेटा वायु में यदि गतिशील करा दें तो ये आवेश वैद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करेगा, अथवा आवेश को किसी तार में दौड़ा दिया जाए तो तार के चारों तरफ बिना चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र बनने लगे। और ये बात किसने बताई? सर्वप्रथम वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताई। ये किसने बताया? ये भी बहुत पूछता है, तो आप कहेंगे वैज्ञानिक, हाँ, ये बात जो है वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताई। वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में बताया। किसमें बताया? हाँ, ये बात को कि गतिमान आवेश से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ये बात वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने 1820 ईस्वी में बताया। क्लियर है? अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं। जब इन्होंने बताया 1820 में, तो फैराडे साहब ने सोचा, इसका उल्टा सोचना शुरू किया कि यदि आवेश के गतिशील होने से या आवेश के चलने से चुंबक बन सकता है या चुंबकीय क्षेत्र बन सकता है, तो चुंबक के चलने से आवेश भी बनना चाहिए। इसका उल्टा सोचा। क्या सोचा? यदि आवेश के चलने से या गतिशील होने से चुंबक बन सकता है, तो चुंबक के चलने से आवेश भी बनना चाहिए या आवेश भी पैदा होना चाहिए। उसका उल्टा उन्होंने सोचा और अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने एक तार लिया कि भाई एक तार ले लिया और उसको जो है कॉइल के रूप में ऐसे लपेट दिया, और यहाँ पर जो है एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया बेटा, ऐसे ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया और इसको ऐसे जोड़ दिया, तार के दोनों सिरों को ऐसे जोड़ दिया और एक चुंबक लिया भाई, एक चुंबक लिया और अब इस चुंबक को चलाना शुरू किया। गैल्वेनोमीटर बेटा इसलिए लगाए कि अगर इसमें आवेश पैदा होगा अथवा आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, तो इस कुंडली में यदि तार में धारा बहेगी या आवेश पैदा होगा तो इसका पॉइंटर चलने लगेगा, तो हम जान जाएंगे कि हमारे तार में आवेश पैदा हो गया। तो एक चुंबक लिया। इस प्रैक्टिकल को आप घर पर भी बड़े आराम से कर सकते हैं। तो अपनी बात को साबित करने के लिए कि भाई चुंबक के आवेश के चलने से चुंबक बन सकता है, तो चुंबक के भी चलने से तार में आवेश पैदा होना चाहिए, इस बात को साबित करने के लिए ये व्यवस्था किया और चुंबक को जो है आगे पीछे चलाना शुरू कर दिया। इधर भी चला रहे हैं, इधर भी। ये गति मैं लिख दे रहा हूँ कि गति करा रहे हैं आगे पीछे। तो इससे जो है निकलने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई, चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। किसी लंबवत बेटा तल से, किसी भी लंबवत तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फाई से व्यक्त करते हैं, वेबर में मापते हैं। तो ये चुंबकीय, आपने पढ़ा ना कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में प्रवेश करती हैं, लचीली डोरी जैसी होती हैं, एक दूसरे को कहीं काटती नहीं हैं। जहाँ जितने घनी होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र उतने अधिक प्रबल होता है, जहाँ विरल होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अपेक्षाकृत कमज़ोर होता है। और बाहर चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की ओर चलती हैं, चुंबक के अंदर साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। इनका न आदि है न अंत है, ठीक है ना।
इस टाइप से, और ये अदृश्य हम लोगों को दिखाई भी नहीं देते। तो यही चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय फ्लक्स फाई है। अब इसको उन्होंने चलाना शुरू किया तो उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो धीरे धीरे चला रहे थे। तो उन्होंने झुझलाकर एक दिन जो है चुंबक को फेंक दिया, तो चुंबक जो है कुंडली से उस पार चला गया। बस डी फाई का मान, माने फ्लक्स में परिवर्तन बहुत तेजी से हो गया। फ्लक्स का मान कि क्या भाई, पास ले आएंगे तो चुंबकीय बल रेखाएं ज़्यादा घुस जाएंगे अथवा कुंडली से ज़्यादा कटेंगी, और जब दूर हटाएंगे, पीछे करेंगे, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है वो कम हो जाएंगी। इसमें कटने वाली या घुसने वाली चुंबकीय बल रेखाएं कम हो जाएंगी। इस तरह से फ्लक्स फाई का मान इस कुंडली में जो कट रहा है अथवा अंदर प्रवेश कर रहा है, उसका मान कम ज़्यादा होने लगेगा। तो उसी को कहेंगे डी फाई, यानी डिफरेंस इनटू फ्लक्स, फ्लक्स में परिवर्तन, डिफरेंस। तो वो होने लगा और बहुत तेजी से। बस इस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल भैया, जिसे कहेंगे EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और जिसे E से डिनोट करेंगे। और E बराबर उन्होंने दिया N गुणे डी फाई बटे डी। इतना फाई को वेबर में मापते हैं, वेबर में, और बटे dt को सेकेंड में, बराबर हो गया वोल्ट। तो वेबर प्रति सेकेंड को क्या कहते हैं बेटा, ये बहुत पूछता है। तो इस तरह से इस कुंडली में फर्स्ट ऑफ ऑल जो है एक प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर N डी। N क्या है, इसमें टर्नों की संख्या, N क्या है, टर्नों, कुंडली में टर्नों की संख्या है। और डी फाई बटे dt क्या है, जहाँ पर साइंस में बेटा बटे में t आ जाता है, उसे हम लोग दर पढ़ते हैं। दैनिक जीवन में दर का मतलब क्या है, रुपए से, कि भाई ये सामान इतने रुपए किलो है, ये सामान इतने रुपए लीटर है, ये वस्तु इतने रुपए मीटर है। तो दैनिक जीवन में बेटा दर का मतलब मीटर से है, और साइंस में दर का मतलब समय से है। कितने समय में आपने कितना काम किया, कितने समय में पंप ने टैंकी का कितना भाग भरा, कितने समय में हमने कितना दूरी तय किया है। तो ये सारा जो है समय से होता है। साइंस में दर का मतलब समय। तो जहाँ बटे में टी आ जाएगा, स्मॉल टी आ गया, बटे में टी आ गया, टी का मतलब टाइम अथवा समय अथवा सेकेंड में मापेंगे, ये बटे में आ गया तो उसे दर कहेंगे। तो इस तरह से आप कहेंगे, इसे कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन, डिफरेंस फ्लक्स। तो इसे कहेंगे फ्लक्स परिवर्तन की दर। इतनी बात को क्या कहेंगे, डी फाई बटे डी टी क्या कहेंगे, फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर। शार्ट में आप क्या कहेंगे, फ्लक्स परिवर्तन की दर विद्युत वाहक बल के बराबर। तो इस तरह से बेटा अब इसी फार्मूले को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अथवा E बराबर N गुणे बेटा, मान लीजिए कि T1 समय पर फ्लक्स का मान 2 वेबर था, और T2 समय बाद जो है फ्लक्स का मान बढ़कर 5 वेबर हो गया। तो फ्लक्स में परिवर्तन कितना हुआ, तो 5 में से 2 घटा दें तो वही हो गया। तो N गुणे लिखेंगे φ2 माइनस φ1, ये हो गया डी फाई का मान, फ्लक्स में परिवर्तन, बटे dt लिखेंगे बेटा, यानी T2 माइनस T1, ऐसे लिखेंगे। और फिर ये आ जाएगा वोल्ट में या वेबर प्रति सेकेंड। तो देखिए एक छोटी सी बात बेटा, जो कि वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया 1820 में। फिर फैराडे साहब, यही है फैराडे, वैज्ञानिक फैराडे ने 1830 ईस्वी में, 10 साल बाद 1830 ईस्वी में ये प्रैक्टिकल उनका सफल हुआ। तो उन्होंने 1830 में, इसी को हम लोग कहते हैं फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ये बन गया, क्या बन गया, फैराडे का
फैराडे का विद्युत, चलिए ऐसे लिख देते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है फैराडे का। पूरी वैद्युत ऊर्जा का जन्म इसी पर है। इसी को अंग्रेजी में कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी प्रेरण। प्रेरण की अंग्रेजी है इंडक्शन। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ फैराडे। क्या? तो यही बात अब आ गई जो उन्होंने सोचा कि भाई चुंबक को चलाने से भी इसमें आवेश पैदा होना चाहिए। तो आवेश पैदा कैसे हुआ बेटा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये विद्युत वाहक बल बना, इतना वोल्ट का गुणा कर लेंगे जितना वोल्टेज बनेगा बेटा। उस वोल्टेज के कारण अब क्या हुआ कि प्रत्येक पदार्थ जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। और परमाणु की बाहरी कक्षा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिन पर नाभिक का नियंत्रण कम होता है, तो वो अपनी कक्षा छोड़कर इधर उधर बाहरी कक्षा के, हाँ, इलेक्ट्रॉन जो है बाहरी कक्षा के, क्योंकि कूलाम साहब ने बताया ना कि धन और ऋण, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश है और नाभिक में प्रोटॉन है उस पर धन आवेश है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये बल जो है दूरी बढ़ने पर बेटा घटने लगता है और व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन उन्होंने बताया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर होता है। तो R स्क्वायर दूरी 2 गुना बढ़ाएंगे तो 2 का वर्ग, बल चौथाई हो जाएगा। इसी को कहते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। Q1 Q2, Q1 आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए, Q2 प्रोटॉन मान लीजिए। तो ये जो आकर्षण बल है वो लास्ट वाली ऑर्बिट का, बाहरी कक्षा का जो है बेटा, वो आकर्षण बल उन पर कम लगता है इस फार्मूले से कूलाम के, और जिससे जो है बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर अब वो अपनी कक्षा में चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं है, बल्कि अपनी कक्षा छोड़कर धातु के अंदर जो गैप है उसे इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, उनमें वो जो है चलते फिरते रहते हैं। ऐसे सभी परमाणु तो आप देखें एक बहुत छोटा सा कण है जिसे हम लोग नंगी आँखों से देख नहीं पाते हैं, तो उसमें भी ये सारी संरचनाएं हैं और उसके बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा छोड़कर धातु के अंदर ही चलते फिरते हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन अथवा मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जहाँ जाएंगे अपने साथ 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का ऋणात्मक आवेश लेके चलेंगे। इसीलिए इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉनों को आवेश वाहक या आवेश कैरियर बोलते हैं। अब यही जब तार में चलने लगेंगे, यही Q आवेश जो है तार में चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन तार में चलने लगेगा, तो एक इलेक्ट्रॉन गया तो इसका मतलब आप कहेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश प्रवाहित हुआ। तो इसी आवेश प्रवाह की दर को फिर कहते हैं धारा। तो वो आवेश, ये अब हम लोग पढ़ते हैं कि यही फ्री इलेक्ट्रॉन जिनमें जितने अधिक है वो उतने चालक, जिनमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कुचालक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही आवेश हमारा प्रवाहित होता है अथवा धारा का प्रवाह होता है। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही ऊपर नीचे दाएं बाएं, जिसे रैंडम गति कहेंगे, अनियमित गति कहेंगे, वो करते रहते हैं। और जब उन पर हम लोग वोल्टेज लगाते हैं, जैसे ये तार आपने ले लिया, तो इस तार में असंख्य जो है परमाणु हैं और सभी परमाणु की बाहरी कक्षा में मुक्त इलेक्ट्रॉन है और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर ही बाएं दाएं चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी एक दिशा में नहीं चल रहे हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, इसे एक सेल से जोड़ देते हैं। क्या करते हैं,
इसे एक सेल से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया सेल से। सेल हम लोग ऐसे लगाते हैं ना, ये सेल से जोड़ दिया। ये सेल का धन सिरा है और ये वाला माइनस सिरा। जब हम लोग सेल से ऐसे जोड़ देते हैं तो ये सेल हमारा क्या है, इस पर इसका ई का मान जो है, इसका विद्युत वाहक बल जो है 1.5 वोल्ट। ड्राई सेल है, सूखा सेल, जो आप लोग टार्च में, रिमोट में और रेडियो में प्रयुक्त करते हैं बेटा। तो यही वैद्युत सेल है, और जिसका कैप वाला ये पोर्शन होता है वो धन होता है, जो पेदी जिंक की बनी है वो माइनस होती है। तो ये 1.5 वोल्ट का विद्युत वाहक बल उत्पन्न कर रही है। कितना विद्युत वाहक दे रही है? हाँ, और ये देगी डीसी। तो यहाँ से बेटा ऐसे धारा का प्रवाह धन सिरे से ऋण सिरे की ओर धारा का प्रवाह, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का चलना हम लोग जो है ऋण से धन की। ये ऋण सिरा बेटा इलेक्ट्रॉन पर, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन पर भी ऋण आवेश है, और हमारे जो है इस ऋण सिरा जो है क्या करेगा, बैटरी का ऋण टर्मिनल क्या करेगा, ऋण ऋण में प्रतिकर्षण, अतः इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर ढकेलता, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो है इधर की ओर चलने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर चलने लगेंगे, लेकिन धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होता है। ये भी बहुत पूछता है, जितनी भी आपको इसमें बातें बताई जा रही हैं, इसमें से 2-4 क्वेश्चन आपको मिल रहा है। तो ये भी पूछता है कि इलेक्ट्रॉन किधर से किधर की ओर चलते हैं, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न विभव से उच्च विभव, धन क्या उच्च विभव, ऋण वाला क्या है निम्न विभव, अथवा आप कहेंगे ऋण विभव से धन विभव की ओर चलते हैं, जबकि धारा का बहना इलेक्ट्रॉनों के चलने के विपरीत होता है। तो यही इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं, यही जो बाहरी कक्षा के मुक्त इलेक्ट्रॉन है। इसीलिए तार हम लोग जो है, जो कंडक्टर हैं बेटा, उन्हीं का सर्किट में प्रयोग करते हैं, जिन्हें संयोजन वायर कहते हैं, कनेक्टिंग वायर कहते हैं। वो हम लोग लकड़ी माइका का नहीं लगाते, इसीलिए हम लोग कापर का लगाते हैं, एल्युमिनियम का लगाते हैं। और वैसे तो सर्वाधिक भाई चालक चांदी है, चांदी का लगा दें तो और ही चांदी है कि नहीं। लेकिन फिर है क्या बेटा कि भाई चांदी बहुत महंगी है, तो इसलिए चांदी के बाद चालकता में नंबर है कापर का, तो कापर लगाते हैं। तो कापर का हम लोग जब तार लगाएंगे बेटा, तो ऐसे ही कापर में भी तमाम परमाणु है, और उसके बाहरी कक्षा में तमाम मुक्त इलेक्ट्रॉन है, और वो फ्री चलते हैं। तो जहाँ पर ये वोल्टेज लगा, विद्युत वाहक बल, यही विद्युत वाहक बल है, ये विद्युत वाहक बल, ये इसका यही ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ। तो इस तरह से बैटरी जैसे जो है केवल वोल्टेज लगा रही है, विद्युत वाहक बल लगा रही है, वैसे ही आपका ये भी फैराडे के नियमानुसार केवल विद्युत वाहक बल बनेगा। पहले ये बनेगा, और जब ये अपना मात्रक वोल्ट है, ये भी पूछता है विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या है, वोल्ट है, विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट है, यही विभवांतर हो जाएगा। सेल में आप लोगों को पढ़ाएं, सेल में आप लोगों को बताया गया कि सेल में क्या होता है। तो सेल में बेटा मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक कापर लगा दिया, एक जिंक लगा दिया, और इसमें H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। तो जो रासायनिक क्रिया से अंदर ये धन पर आ जाएगा और ये माइनस पर आ जाएगा, तो जो विद्युत वाहक बल बनेगा बेटा, उसे कैपिटल E वोल्ट कहेंगे। और जो है बेटा यहाँ से जब धारा बहेगी तो इसका प्रतिरोध स्मॉल r खा जाता है, ड्रॉप कर देता है। अब जो वोल्टेज यानी E जो बचेगा, अब यहाँ पर जो हमें मिलेगा उसे हम कहेंगे कैपिटल V, यानी टर्मिनल वोल्टेज। ये सारी प्रक्रिया तो सेल के अंदर पैक्ड है, हमें जो उसके सिरे पर, खूंटी पर, टर्मिनल पर मिलता है, यही वोल्टेज हमारे काम आएगा। अब ये हमारे बल्ब को जलाएगा, ये हमारे बल्ब को जलाएगा, हमारे पंखे को चलाएगा। तो यहाँ पर जो टर्मिनल पर हमें बेटा विद्युत वाहक बल E घट कर मिलता है, उसे हम लोग कहते हैं कैपिटल V या टर्मिनल वोल्टेज। तो अब इस V के कारण धारा I बहेगी, और वो I जो है यहाँ जो है इलेक्ट्रोलाइट से होकर जाएगी। तो हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट जो है तार में जैसे धारा बह रही है बेटा, तो यहाँ तार से कनेक्ट है नहीं, केवल इलेक्ट्रोलाइट से आपका जो है धारा का प्रवाह हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग कहते हैं। नीचे जो है
धन प्लेट और ऋण प्लेट जो है बेटा नीचे तार से जुड़े नहीं, नीचे अब धारा ऊपर तो आएगी धारा ऐसे और फिर नीचे यहाँ से ऐसे जाएगी और इलेक्ट्रोलाइट से योग कर जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट अब आपका आयनीकृत हो गया। बिना आयन के न द्रव में और ना ही गैस में धारा का प्रवाह नहीं होगा, तो ये आयनीकृत हो जाता है। तो होता क्या है कि अब धारा इससे जब बहेगी तो हम लोग कहते हैं कि धारा के प्रवाह में इलेक्ट्रोलाइट जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे हम सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं और स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। तो यही स्मॉल आर उसका प्रतिरोध हो गया और धारा आई जा रही है, तो V बराबर आई गुणे स्मॉल आर से इतना वोल्ट जो है हमारा प्रतिरोध या सेल का आंतरिक प्रतिरोध E को कम कर देता है या E को खा जाता है, ड्रॉप कर देता है। तो अब बचा क्या, तो हो गया E माइनस आई गुणे स्मॉल, E में से इतना घटा देंगे, खा गया। अब जो बचा वही हो गया टर्मिनल वोल्टेज V। ये फार्मूला हो गया कि V बराबर E माइनस आई। ये बाद में चलकर V बन जाए, अंदर है तो विद्युत वाहक बल E है, सिरे पर हम पहुंच गए तो वो हो गया टर्मिनल वोल्टेज V, इसीलिए दोनों को वोल्ट में ही मापते हैं। क्लियर है? तो ये बैटरी क्या की अपना विद्युत वाहक बल लगाती है, यही E लगाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी फैराडे साहब ने जो प्रैक्टिकल किया, इनके सोचने के 10 साल बाद 1820 में इन्होंने सोचा, 1830 में इन्होंने उसका जो उल्टा सोचा और उसको बेटा ऐसे उन्होंने साबित किया और उन्हें सफलता मिली। तो उन्होंने अब ये नियम दिया, इसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम या फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो क्या नियम है, नियम ध्यान से सुन लें। नियम यही है बेटा कि यदि हम जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस चालक को गति करावें या चालक को स्थिर रखकर चुंबक को गति करावें बेटा, या चुंबकीय क्षेत्र की गति करावें अथवा दोनों में सापेक्ष गति करावें, एक तेज चले एक फास्ट चले, एक स्लो चले एक फास्ट चले, इस टाइप से हो। ऐसा ना हो कि दोनों एक ही स्पीड से चले, तो कोई विद्युत वाहक बल नहीं बनेगा जब तक फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या होगा, तब यह चालक जो है चुंबक से निकलने वाले परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है, जिससे चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। फिर से सुन लीजिए, जब किसी बेटा चुंबकीय क्षेत्र में चालक को गति कराया जाता है अथवा चालक को स्थिर रखकर चुंबक को गति कराया जाता है, तो चालक चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं को अथवा चुंबकीय फ्लक्सों को काटता है, जिससे चालक में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट में उन्होंने कहा कि उस प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा EMF का मान हम इस सूत्र से ज्ञात करें। तो दूसरा ये भाग दिया जिसमें बताया कि इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल इस कुंडली में उत्पन्न हो रहा है उसे हम इस सूत्र से ज्ञात करें। क्लियर है? यही इनका जो नियम है यही बन गया फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम, और इसी सिद्धांत पर, इसी नियम पर पूरे विश्व में वैद्युत ऊर्जा का जनन किया जा रहा है और सारे जनरेटर हमारे जो है फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। चाहे वो आपका NTPC हो यानी थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे एटॉमिक पावर प्लांट हो, चाहे डैम वाला यानी पन बिजली हो बेटा आपका, सब जगह जो है इसी फैराडे के बहुत पूछता कि वैद्युत ऊर्जा का जनन अथवा जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो जनरेटर इसी आप कहेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबक। तो देखिए ना, एक छोटा सा वैज्ञानिक ओर्स्टेड ने बताया और उसका जो है उल्टा सोचकर फैराडे साहब ने एक बहुत छोटा सा प्लेट किया, लेकिन
यही प्रैक्टिकल चल के आज इतना बड़ा हो गया है कि पूरा विश्व जो है इसी सिद्धांत पर जो है वैद्युत ऊर्जा का जनन कर रहा, यानी जनरेटर जितने भी हैं, चाहे AC हैं चाहे DC हैं, सब इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं। जनरेटर में क्या होता है, यही व्यवस्था होती है। जनरेटर में हम लोग क्या करते हैं, एक जनरेटर मान लीजिए ऐसे लिया बेटा, ये इसकी बॉडी हो गई, तो यहाँ पर अगर कॉइल हमने फिट कर दिया, यहीं कुंडली, और यहाँ से टर्मिनल निकाल दिया, ये कुंडली, ये तार को ऐसे और धुर्रा ले लेते हैं, इस धुर्रे पर चुंबक लगा दिया ऐसे इधर और इधर। अब इसी को बेटा हम लोग गति कराने के लिए, फैराडे साहब तो हाथ से गति करा रहे थे, अब इसको गति कराने के लिए हम लोग डीजल इंजन अथवा टरबाइन लगाएं। तो जब इसे घुमाएंगे तो इससे जो फ्लक्स है बेटा D∅, परिवर्ती फ्लक्स इन वाइंडिंग से कटेंगे, जिससे इस फार्मूले से वोल्टेज बनने लगेगा। और फिर यहाँ पर बनेगा, अंदर बनेगा कैपिटल E, अंदर क्या बनेगा, विद्युत वाहक बल E बनेगा इस फार्मूले से। और यहाँ पर खूंटी पर जो मिलेगा, जैसे यहाँ सेल पर मिल रहा था, वैसे ही इसे क्या कहेंगे, टर्मिनल वोल्टेज V, और V मिलने लगेगा। तो इसी वोल्टेज के कारण बेटा तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है ऋण विभव से धन विभव की ओर या निम्न विभव से उच्च विभव की ओर बहने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। इस तरह से हमें धारा मिलने लगती है। तो सारे जनरेटर जो है इसी सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, ये मैंने लिख दिया जनरेटर। तो जनरेटर किस सिद्धांत पर काम कर रहे हैं, इसी सिद्धांत। अब यहाँ पर जो है फील्ड घूम रही है, यहाँ पर क्या घूम रही है, चुंबक घूम रहा। तो इस जनरेटर को हम लोग कहेंगे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड टाइप। और दूसरी अगर व्यवस्था ले बेटा, तो दूसरी व्यवस्था में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी व्यवस्था में हम लोग जो है इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। दूसरी व्यवस्था में हम लोग जो है ऐसे जनरेटर की बॉडी हो गई, ये मान लीजिए कास्ट आयरन की, और यहाँ पर चुंबक लगा देंगे, बॉडी पर ऐसे लगा देते हैं चुंबक, ऐसे लगा दिया, और बीच में धुर्रा, और इधर आर्मेचर लगा कर बेटा इस पर वाइंडिंग लगा दें, ये आर्मेचर हो गया। अब यहाँ से सप्लाई जो है यहाँ पहुँच गई। तो अब यहाँ पर जो है हमारी ये जो है बाइंडिंग नाच रही है, कुंडली नाच रही है। तो अब इसे जो है हमारा डीजल इंजन या टरबाइन नचाएगा, तो चुंबक से निकलने वाले चुंबकीय फ्लक्स जो है वो ये काटेगा। तो इस तरह से जनरेटर दो प्रकार का हो गया। एक जनरेटर हुआ जिसमें चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाएगा, तो उसे कहेंगे रिवॉल्विंग फील्ड टाइप। एक जनरेटर हुआ बेटा जिसमें आर्मेचर अथवा कंडक्टर अथवा वाइंडिंग को नचाया जाएगा, तो उसे कहेंगे रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप। ये जनरेटर, ये भी जनरेटर है, ये हो गया रिवॉल्विंग। ये कौन सा हो गया, रिवॉल्विंग फील्ड टाइप, FIELD फील्ड टाइप। और ये हो गया रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप, ये हो गया रिवॉल्विंग आर्मेचर टाइप। ठीक है ना, लिख लेंगे। हाँ, तो इसी सिद्धांत, जब चुंबक को बेटा हम लोग चलाएंगे तो हो जाएगा रिवॉल्विंग फील्ड टाइप, और जब कुंडली को नचाएंगे तो हो जाएगा रिवॉल्विंग। हाँ, तो सारा जनरेटर जो है इसी सिद्धांत पर काम करता है, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत। यही देखिए, ये छोटा सा प्रैक्टिकल इतना बड़ा रूप बन गया, और सारे जनरेटर। तो बहुत पूछता है कि जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो आप कहेंगे फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा कैसे ज्ञात करें, वीडियो लंबा हो रहा है। तो इस प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ये है, और प्रेरित धारा की भी दिशा आप लोगों को लिखाई गई। प्रेरित धारा की दिशा क्या लिखाई गई, आपने लिखा बेटा कि जैसे V बराबर IR, वैसे अब हो जाएगा E बराबर IR, इसलिए I बराबर हो जाएगा E बटे R। I बराबर E बटा R, और E का मान ये है, E का मान ये है, उठा के रख दीजिए। तो लिखिए N d∅ बटे
dt तो ये तो E का मान हो गया, बटे में R भी है तो यहाँ नीचे R भी लिख दीजिए। इस तरह से धारा यही I जो है क्या हो गई, प्रेरित धारा। अब जब ये वोल्टेज लगेगा तो आपकी प्रेरित धारा I का सूत्र हो गया ये, प्रेरित धारा I बराबर हो गया N d फाई बटे R dt। क्या हो गया, R dt हो गया। ध्यान से देखा बेटा, इस फार्मूले में बहुत ध्यान से सुनो, इस फार्मूले में कहीं R का जिक्र नहीं। जो विद्युत वाहक बल बनेगा, वोल्टेज बनेगा, उसमें जो है कहीं पर भी R का जिक्र नहीं। क्लियर है? इस तरह से ये बात साबित होती है कि ये कुंडली चाहे लकड़ी का हो, चाहे माइका का हो, चाहे कापर का हो, चाहे एल्युमिनियम का हो, चाहे लोहे की ये कुंडली हो, सब में इसी फार्मूले से इतने वोल्टेज बनेगा। अगर सेम कंडीशन, सेम परिस्थितियां रखी जाए, अप्लाई की जाए, तो माइका में भी इतने वोल्टेज बनेगा। लकड़ी के तार जो कि कुचालक है, इंसुलेटर है, उनमें भी इतने वोल्टेज बनेगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल जो है वो रेजिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता। एक पॉइंट ये भी आपको नोट करने लायक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि विद्युत वाहक बल जो है यह जो है चालक के या इस कुंडली के या इस बाइंडिंग के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है। माइका में भी उतने बनेगा और कापर के तार में भी उतने बनेगा, लोहे के तार में भी इतने वोल्ट बनेगा। लेकिन धारा में देखिए, प्रेरित धारा का फार्मूला आ गया N d फाई बटे R dt, इसमें बटे में R आ गया, यानी प्रेरित धारा जो है, हाँ, वह प्रतिरोध R पर निर्भर करे। अगर पूछता तो प्रेरित धारा R किस पर निर्भर करेगी, प्रतिरोध पर निर्भर करेगी, लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता। क्लियर हो गया? अब एक बात यहाँ ये भी समझ में आ रही है कि N टर्नों की संख्या, N क्या है, टर्नों की संख्या। देखिए ना, N का मान जितने ज़्यादा होगा वोल्टेज आपका उतने अधिक हो जाएगा। वोल्ट का मात्रक, वोल्ट जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल का मात्रक, वोल्ट या वोल्टेज, तो ये वोल्ट का मान बढ़ जाएगा, या प्रेरित विद्युत वाहक बल E का मान बढ़ जाएगा। अगर N का मान बेटा 1 आप रख रहे हैं और नहीं इस कुंडली में आपने 100 टर्न लगा दिया तो 100 से गुणा करेंगे तो 100 गुना बढ़ जाएगा, और टर्नों की संख्या 1000 कर देंगे तो वोल्टेज का मान 1000 गुना बढ़ जाएगा। यही काम ट्रांसफार्मर में होता है। यही काम क्या होता है, ट्रांसफार्मर में होता है। ट्रांसफार्मर में हम यही टर्नों की संख्या, लिखा है टर्नों की संख्या N, यही बढ़ा देते हैं तो हमारा वोल्टेज बढ़ जाता है, यही टर्नों की संख्या घटा देते हैं तो वोल्टेज घट जाता है। तो जब सेकेंडरी में टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे तो सेकेंडरी का आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। ऐसे ही वोल्टेज बढ़ता है। देख लीजिए, यही टर्नों की संख्या बढ़ा देंगे, बाकी अब ही आई तो सब वही है। तो ऐसे हम लोग जो है वोल्टेज बढ़ाना है बेटा, तो टर्नों की संख्या बढ़ा देते हैं, तो कहेंगे कि वो स्टेप अप हो गया, ऊंचाई हो गया, उत्क्रम ट्रांसफार्मर हो गया। और जब टर्नों की संख्या सेकेंडरी में घटा देते हैं तो कहते हैं स्टेप डाउन हो गया, अवक्रम हो गया, अपचाई हो गया, ये वोल्टेज को कम कर रहा है, वो वाला ट्रांसफार्मर हो गया। ठीक है ना? अब जो है ये भी बहुत पूछता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल ये और प्रेरित धारा I का फार्मूला जो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा दोनों की दिशा हम किस नियम से ज्ञात करेंगे? तो हम लोग कहते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से, राइट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग्स। किससे ज्ञात करेंगे? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा और प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए हम लोग किस रूल का प्रयोग करेंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ। क्लियर हो गया? और फ्लेमिंग का
ये फैराडे का जो बेटा ये सूत्र है जिससे ये प्रेरित विद्युत वाहक बल बन रहा है, प्रेरित धारा बह रही है, यही सिद्धांत पर हमारा जनरेटर काम करता है। यानी आप कहेंगे कि जनरेटर में भी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग होगा। जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग होगा, अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा अथवा प्रेरित धारा की दिशा जानने के लिए हम फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। अब दाएं हाथ का नियम क्या कहता है, तो दाएं हाथ का नियम देख लीजिए। दाएं हाथ का अंगूठा बेटा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे के लंबवत हो जाए, 90 अंश पर हो जाए। तब बेटा ये अंगूठा चालक के गति को, अंगूठा ये चालक कुंडली गति कर रहे हैं ना, यहाँ पर ये इसको घुमाएगा, ठीक है ना। इस कुंडली को घुमाया जाए अथवा चुंबक को घुमाया जाए, गति कराया जाए, तो ये जो है चालक के गति की दिशा को इसे कहेंगे फोर फिंगर, चौथी उंगली, फोर फिंगर, एफ से फोर, एफ से फील्ड। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को या फील्ड की दिशा को व्यक्त करें तो सी से सेंटर, मध्यमा उंगली को कहेंगे सेंटर फिंगर, सी से सेंटर, सी से करंट। यानी ये प्रेरित धारा आई की दिशा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल ई की दिशा को व्यक्त करें, सेंटर फिंगर। जिधर हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा होगी बेटा, धारा उसी दिशा में बहती है। तो ये जो सेंटर फिंगर है, याद करने के लिए इसे आप सेंटर फिंगर कहेंगे, मिडिल फिंगर न कह के सेंटर फिंगर कहेंगे। तो सी से सेंटर, सी से करें, तो प्रेरित धारा की दिशा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ये सेंटर फिंगर व्यक्त करेगी, ठीक है ना। क्या हुआ, हमने बेटा इस कुंडली को या चुंबक को गति कराया, तो गति को जो है हमारा ये बताएगा अंगूठा। चालक के गति या कुंडली के गति की दिशा को यदि चालक के गति की दिशा को यदि बेटा दाएं हाथ का अंगूठा व्यक्त करता है और ये फोर फिंगर जो है चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को व्यक्त करता है, तो सेंटर फिंगर उसमें प्रवाहित प्रेरित धारा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ये है राइट हैंड। क्लियर हो गया, फिर से सुन लीजिए। यदि दाएं हाथ के अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि प्रत्येक एक दूसरे से लंबवत हो जाए, जैसा कि मैंने इसमें बना रखा है, तो ऐसी दशा में अंगूठा यदि चालक के गति की दिशा को व्यक्त करे, फोर फिंगर फील्ड की दिशा को व्यक्त करे, तो सेंटर फिंगर प्रेरित धारा की दिशा अथवा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को व्यक्त करता है। क्लियर है। तो इस तरह से बेटा चलिए ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, बहुत लंबा हो रहा है, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद।